हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली कल आपका एग्जाम होने वाला है, टैक्सेशन पेपर नंबर 7 है ना, बीएलएमए के द्वारा पूछा जाएगा। और ये टैक्सेशन का क्वेश्चन है, यानी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन है। और ये बिल्कुल ही डरावना है कल, है ना, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार। हमारे अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। टैक्सेशन बस ऐसा लोगों का स्टूडेंट्स के बीच में क्या बोले ह्यूमर है कि हाँ भाई टैक्स है थोड़ा डर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस कुछ सेलेक्टिव टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसमें से आपका आराम से जो क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, तो हमारे पास अभी 4 साल का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी और भी है, लेकिन एक्चुअली 4 साल से पीछे जाने का कोई अर्थ ही नहीं रहता, ठीक है। फिलहाल 4 साल का है, 2021 का, 20 का, 19 का, 18 का। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, जैसा कि हम लोग हर बार देखते आए हैं, ठीक है। ट्रेंड देखेंगे कि बीएलएमयू किस किस चैप्टर से पूछता आ रहा है, तो किस चैप्टर के आने की संभावना है, किससे नहीं है, ठीक है। और ये एक तरह से समझिए सजेशन होगा, ये मेरे तरफ से एक सजेशन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। जिसको बिल्कुल ना ऐसा मान के बैठे कि एकदम ये सब बताएं तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी ना माने कि नहीं आएगा, मे भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर आप कुछ हेल्प हो जाएगा, कुछ आपका डर खत्म हो जाएगा, या हो सकता है कुछ हम जो टॉपिक बताएं आपको अगर पढ़ ले जाके या कहीं वो कल एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, हमारे लिए भी और आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन पूछा गया है। अब देखिए, कुल मिला के यहाँ देख के तो लग रहा होगा सब साल एक ही है, हाँ। क्योंकि टैक्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन होता है वो हेड इनकम हेड से आता है, मैंने आपका जो 5 हेड है, कौन कौन, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्स और कैपिटल गेन, ये जो 5 हेड है तो अक्सर 5 हेड से सवाल आता है, ठीक है। और कुछ चैप्टर हैं जैसे कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, फिर आपका एग्रीकल्चर वाला हो जाता है, फिर आपका ये क्या था, टैक्सेबल टोटल इनकम ऑफ टैक्सेबल, मतलब कि इंडिविजुअल का टोटल टैक्स निकालना, टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालना, वो भी एक चैप्टर है। तो इन सबसे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड देख के लग रहा है कि अभी क्या है, देखिए पिछले 4 सालों में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्स, और हाँ यहाँ देखिए थोड़ा अंतर यहाँ पे, ये जो 2020 में है, सिर्फ 20 में कैपिटल गेन से क्वेश्चन आया है, ना पीछे 19-18 में भी नहीं था, तो 21 में भी नहीं था, तो 22 में उम्मीद है कि कैपिटल गेन हो सकता है, पूछ ले, ठीक है। एक बार कैपिटल गेन को भी देख लीजिएगा। बाकी ये सब को तो आपको देखना ही देखना है, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। और एक चैप्टर और है जो आपका टोटल टैक्स निकालता है, जैसे कि एक चैप्टर दिया रहता है जिसमें हम इंडिविजुअल का टोटल, मतलब उसका आपको 5 हेड का इनकम दिया रहता है, उसका 5 हेड का इनकम कैलकुलेट करके उसका जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल करके, फिर उसमें से 80C से लेकर 80U तक जो डिडक्शंस होते हैं उनको डिडक्शन घटाने के बाद जो टोटल इनकम आता है वो निकालना, फिर उस टोटल इनकम पे अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप, नहीं सॉरी, अकॉर्डिंग टू एज, जैसे वो क्या था, स्लैब रेट था ना, स्लैब रेट, अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट, जैसे कि बिलो 80 से ऊपर है तो क्या, 80 से नीचे है तो क्या, 60 तक है तो क्या, इनके अनुसार जो स्लैब रेट है उस स्लैब पे टैक्स निकालना। एक क्वेश्चन ये भी होता है, एक चैप्टर ये भी है जहाँ वो क्या था, टोटल टैक्सेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, तो ये वाला भी चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मे भी उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, तो एक था कौन वाला, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी, ऐसा करके एक चैप्टर है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ बोलिए या कैलकुलेशन ऑफ बोलिए, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी या इंडिविजुअल टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिविजुअल टोटल इनकम निकालना और उस पर क्या करना, उस पर टैक्स निकालना। ये भी क्या आपका एक, ये भी चैप्टर, ये चैप्टर भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी सडनली मेरे ध्यान में आया, ये लिखने टाइम तो नहीं आया था, सडनली ध्यान में आया कि हाँ ये चैप्टर भी इससे भी पूछा है। अभी 18 तक नहीं पूछा है, 18 के पीछे वाले सालों में 2-4 सालों पीछे अगर जाएंगे है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें पीछे जाइएगा तो एक किसी ईयर से शायद 15 या 16 ऐसा समथिंग किसी ईयर में पूछा गया है इससे, ठीक है। तो हो सकता है बीएलएमयू वापस से, है ना, पुरानी यादें ताजा हो जाए बीएलएमयू का, ये भी पूछ ले, ठीक है। तो चलिए मोटा मोटी लोग क्या देख रही है, ट्रेंड देख रही है कि, तो मोटा मोटी अभी तक यहाँ तक ये पता चला कि आपको 4 चैप्टर, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्स और कैपिटल गेन, ये मोटा मोटी 5 हेड हो गया। आप 5 हेड को देखिए, ठीक है। 5 हेड के अलावा आप एक बार इस चैप्टर को देख रहे हैं, कौन सा चैप्टर है ये, इंडिविजुअल की टोटल इनकम या टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालना, ये हो गया। एक चैप्टर और है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, आप इतना फिलहाल देख लीजिए, इतना से आपको कवर होता है तो काफ़ी है। तो ये प्रैक्टिकल का था, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब हम देखिए, अब चूंकि टैक्सेशन का बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है, मतलब बहुत सारा टॉपिक है इसमें, टॉपिक है, रूल्स ही रूल्स है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है, हम चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक यहाँ नोट किए हैं। इस टॉपिक को आप बस एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, एक रात में आप इसको ओवरव्यू ले लीजिएगा। जैसे कौन कौन सा टॉपिक है देख लीजिए,
सैलरी की बात करें, सैलरी में आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसका रूल क्या है वो देख लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग एक दो इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन ये परक्विजिट है, रेंट फ्री, इसमें फर्निश अनफर्निश दोनों आता है, जिसमें पॉपुलेशन वाली बात होती है। वो 7.5%, 10% और 15% वाला था ना, ऐसा वो रेट था। अगर जो हाउस है मैंने भाड़ा मैंने ऐसा, इसमें क्या होता है अलाउंस नहीं है। अलाउंस में क्या होता है, अलाउंस में आपको पैसा दे दिया जाता है, इसमें क्या है कि घर रहने को दे दिया जाता है। तो अगर घर खरीदा हुआ है तो हम वो देखते हैं, मतलब उसका एम्प्लॉयर का अपना है, भाड़ा पे लिया गया तो उसका रेंट वैल्यू हो गया। इसमें आ जाता है फर्नीचर का वैल्यू 10% जो आ जाता है कॉस्ट का, तो वो सब देख लीजिएगा यहाँ पे, ये एक ओवरव्यू हो जाएगा। मोटर कार फैसिलिटी, कार में आ जाता है ना, सीसी वाला आ जाता है, 1600 सीसी का है तो उसका क्या होता है, चॉपर का होता है। फिर 2100 सीसी है तो उसका क्या होता है, चॉपर का क्या होता है। फिर उसमें रीइंबर्समेंट अगर है तो माइनस वाइज कर जो इसका रूल है वो देख लीजिएगा। हाँ, कार का यूजेस पे डिपेंड करता है, कार किसके लिए यूज़ किया गया है, ऑफिस के लिए या फुल्ली पर्सनल या दोनों के लिए, ठीक है। तो वो सब जो रूल है सब देख लीजिएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में देख लीजिएगा, शुरू में इसको जोड़ा जाता है, बाद में इसको घटाया जाता है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा। और इसमें भी कुछ कंडीशन है, रूल है ना, लिस्ट ऑफ द अबाउट 3 कंडीशन होता है। तो 5,000 रुपया है, 15% ऑफ सैलरी है, और एक्चुअल एंटरटेनमेंट से रिसीव है। तीनों में से जो हाई लोअर होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो डिडक्शन मिल जाता है नीचे, कहाँ पे, ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद नीचे में, ठीक है। तो अगर वो भी कब, अगर आप गवर्नमेंट में रहेंगे तो। एजुकेशन अलाउंस के बारे में देख लीजिएगा, इसमें भी दिया जाता है 200 रुपया प्रति बच्चे हैं, 200 रुपया पर बच्चे पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चा, मैक्सिमम 2 बच्चे का, सॉरी 2 बच्चे का। और हॉस्टल में क्या हो जाता है 300 मिलता है पर बच्चा, 300 रुपया पर मंथ पर बच्चे का, और मैक्सिमम 2 बच्चे, ठीक है। ये सब रूल एक बार देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ध्यान रहे पहले ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं था, ये आपको पिछले 2 सालों से ये एप्लीकेबल हुआ। 50,000 रुपया स्टैंडर्ड, मतलब पूरे सैलरी को निकालने के बाद लास्ट में जब ग्रॉस सैलरी आता है उसमें से आपको 50,000 रुपया क्या करना है, माइनस कर देना है। उसके बाद जो आएगा वो आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बनेगा। कॉन्वेंस अलाउंसेस, इसके बारे में देख लीजिएगा, ये टैक्सेबल है। हील अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, ऐसा सब बहुत सारे अलाउंसेस हैं। टिफिन अलाउंसेस, डॉग अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। तो सारे के बारे में एक ओवरव्यू। अच्छा, कुछ ऐसे अलाउंसेस जो टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल हैं, कुछ फुल्ली एग्जम्प्ट हैं, और कुछ पे क्या है, कुछ कंडीशंस वगैरह है, मतलब पार्शियली, मतलब कुछ है कुछ नहीं है ऐसा करके। तो ये मोटामोटी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं किसकी, ये है आपका कौन, हाउस प्रॉपर्टी, है ना। हाउस प्रॉपर्टी में भी टॉपिक है, जैसे क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपको पता होना चाहिए जिस घर में जो घर का ऑनर है, अगर उसके पास घर है, वो खुद रहते हैं, ठीक है। मान लो उनके पास 4 मकान है, 4 मकान में वो मान ली बोलते हैं कि भाई हम 4 मकान में रहते हैं, ठीक है, इसीलिए मेरी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, या हम भाड़ा पे नहीं लगाते हैं और हम इसलिए टैक्स नहीं देंगे, तो ऐसा करके वो बच नहीं सकते। पहले था 1 मकान, लेकिन अब इधर प्रीवियसली अमेंडमेंट हुआ है 2 मकान। आप किसी 4 मकान में से किसी 2 मकान को आप अपना रेसिडेंशियल मैंने उसको मकान कह सकते हैं कि हाँ इस 2 घर में हम रहते हैं। कोई बड़ा वाला है तो बड़ा वाला चुन लीजिए, बाकी 2 मकानों आप भले ही भाड़ा ना लगाते हो फिर भी आपको उस पर उसके मकान के अर्निंग कैपेसिटी के आधार पे, वही आपका म्यूनसिपैलिटी या फिर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल के आधार पे जो उसका फेयर वैल्यू होता है, फेयर एनुअल रेंटल वैल्यू होता है, उसके आधार पर आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो याद रखना है कितना घर, 2 घर का एग्जम्पशन है, ठीक है। पहले 1 था, अब 2 हो गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, ध्यान रखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है। और हाँ एक बात और, सेल्फ ऑक्यूपाइड वैल्यू का जो एनएवी होता है, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू होता है, वो क्या होता है, नेल होता है, ध्यान रखिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का जो एनएवी होता है वो नेल होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एमवी है ना, इसमें पढ़े होंगे आप, एमवी, एफआर, एसआर, एआर, है ना, ये पढ़े होंगे। यानी इन दोनों में जो हायर हुआ, फिर इन दोनों में जो लोअर हुआ, और फिर इन दोनों में जो हायर हुआ, तो ये जो फाइनली फिगर आता है वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता है। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में क्या घटाते हैं, 2 चीज़ घटाते हैं। पहले घटाते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है, तो घर के लिए जो म्युनिसिपैलिटी में, नगर पालिका में जो टैक्स दिया जाता है उसको म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि टैक्स का पेमेंट कैश में होना चाहिए, मतलब आउटस्टैंडिंग है, बाकी है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता, कैश में पेमेंट होना चाहिए। और ये पेमेंट किन के द्वारा होना चाहिए, तो बाय ऑनर। टेनेंट अगर भाड़ेदार पेमेंट करते हैं तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, मस्ट बी पेड बाय ऑनर और पेड इन कैश। एक कंडीशन इसमें और है कि किसी भी साल का हो, चाहे वो 10 साल पीछे का हो, 10 साल आगे का हो, इससे कोई मैटर नहीं लगता। यहाँ पे अकाउंट्स का जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो लगाने को चाहिए, ये यहाँ पे काम नहीं होता। मतलब कितना भी आप टैक्स पे करें, बस 2 कंडीशन होना चाहिए। क्या, पहला तो आप पे कर रहे हो, और दूसरा
वो ऑनर के द्वारा पे किया जाना चाहिए, ना कि टेनेंट। अगर ये दो कंडीशन है तो आपको म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन मिल जाएगा, किसमें से, जीएबी में से। फिर इसमें एक अनरियलाइज रेंट माइनस, अनरियलाइज रेंट कौन होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 12 महीना कोई रह रहा है, उसमें से 2 महीने का रेंट वो नहीं दिया, ठीक है, तो आप मतलब वो रेंट ऐसा है अनरियलाइज नहीं हुआ, तो वो रेंट भी माइनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब वो रेंट आएगा तो फिर से इसको क्या कर लिया जाएगा, इनकम में वही 30 इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद उसको टैक्सेबल हो जाता है उसकी भी। तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, 30%। देखिए यहाँ भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से टैक्स घटा देंगे, फिर क्या घटाएंगे, अनरियलाइज रेंट घटा देंगे, तो जो फिगर आएगा जिसको हम एनुअल वैल्यू बोलते हैं। अब उसमें से आपको क्या घटाना है, फिर 2 चीज़ घटाना है। एक घटाना है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30%। किसका 30%, तो जीएबी में से जब ये दोनों माइनस करके जो आएगा ना उसका 30%। और इसके बाद बारी आता है किसका, इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, ये 30% जो स्टैंडर्ड ये किस लिए दिया जाता है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहे कि जैसे रिपेयर का खर्चा है, फायर इंश्योरेंस है, ठीक है, ये वो मैंने वॉचमैन का खर्चा है, लिफ्ट का खर्चा है, जो भी है, तो मकान का कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्या मिला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। कहने का मतलब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये आपको बाकी सभी अदर खर्चे के बिहाफ में मिला है, यानी अगर ये मिल गया तो अन्यथा इसके अलावा कोई खर्चा आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दें, क्वेश्चन अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस रहेगा, फायर इंश्योरेंस, ये वॉचमैन, लिफ्ट, रिपेयरिंग, फलना चिलना, वाइट वॉशिंग, पेंटिंग, पुट्टी हुआ, कोई खर्चा नहीं मिलेगा। क्यों, 30% सिर्फ देना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू कंसिडर, इसके लिए भी लॉ है। अब इसमें 2 बातें थी इंटरेस्ट में, याद कीजिएगा क्या 2 बातें थी। इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं, सॉरी, आपको लोन लिए घर बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें लोन लिए तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उस इंटरेस्ट का भी आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। और यही कारण है कि कभी कभी सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो एनुअल वैल्यू होता है वो नहीं होता है, लेकिन इसके बाद जब हम माइनस करते हैं 30%, ये तो जीरो का 30% जीरो, लेकिन इस इंटरेस्ट की वजह से मान लीजिए हम 50,000 इसमें से माइनस किए, 0 - 50,000 इज इक्वल टू -50,000। -50,000 का मतलब क्या हुआ, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो ये भी मान्य है, मतलब लॉस माइनस में आ रहा है, ओके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कभी इनकम आएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, यानी बाकी 2 घर है ना, तो बाकी 2 घर में से इनकम आ रहा है और इस घर में से लॉस आ रहा है, तो दोनों को प्लस माइनस करके हम नेट इनकम निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो इंटरेस्ट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में भी माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट के बारे में क्या बोले मैं आपको, वही जो लोन दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट। अब इसमें भी 2 बातें हैं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है और एक पोस्ट है। पोस्ट वाला तो घटता ही है नॉर्मली जैसे घटाते हैं। प्री वाले का क्या रूल है, प्री वाला का याद रखिएगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको पता करना होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होता है कि जब आप घर बनाएं, यानी जब आप लोन लिए वहाँ से घर बनाने के ठीक पहले वाला मार्च, यानी मार्च क्लोजिंग, जैसे मैंने आज हम लोन लिए और ये घर मेरा जाके 3 साल बाद कोई जून का महीना है वहाँ जाके घर मेरा कंप्लीट होता है, तो जून नहीं मार्च में आ जाएंगे, मतलब 2 महीना पीछे, है ना, अपने 3 महीना पीछे आ जाएंगे। तो वहाँ इतना दूर जो पीरियड है वो मेरा कहलाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस पूरे पीरियड का हम इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको 5 से भागा करेंगे और फिर जिस साल मकान बना वहाँ से 5 सालों तक हम क्या करेंगे, उसका डिडक्शन देंगे। ये रूल है इसका। तो आपको अगर सवाल में ये आता है तो इसके लिए इस रूल को याद रखते हुए कब डिडक्शन घटाना है देख लेना है कि क्या इस वर्ष में वो 5वां या 1 to 5 जो EMI है उसका क्या वो इसमें आ रहा है। अगर आ रहा है डिडक्शन मिलेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं मिलेगा। तो 2 तरह का इंटरेस्ट हो गया, एक हो गया नॉर्मल इंटरेस्ट जो आप दे रहे हैं, एक हो गया प्री कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनने के पहले का इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट वाला टॉपिक है। तो मोटा मोटी हाउस प्रॉपर्टी का इतना टॉपिक है, ये देख लीजिएगा। सैलरी में तो इतना हम बेसिक लिखे हैं, और भी बहुत सारा टॉपिक है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सजेस्टिव वीडियो है कि इसमें हम पूरे चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकते ना। चलिए अब बात करते हैं PGBP। अब PGBP में भी कुछ है। PGBP क्या होता है भाई, बिजनेस प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी बिजनेस से आने वाला लाभ। अब होता है क्या इसमें आप पढ़े होंगे कि इसमें ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट बनाया जाता है किसके द्वारा, अकाउंटेंट के द्वारा। वो अकाउंटेंट बोलते हैं भाई हमको 1.5 लाख का प्रॉफिट आया, लेकिन उस 1.5 लाख के प्रॉफिट को निकालने में कुछ खर्चा ऐसा होता है जो इनकम टैक्स नहीं मानता, बोलता है भाई ये सब खर्चा हम नहीं देंगे। कुछ इनकम ऐसा है जो इनकम टैक्स बोलता है ये भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो मतलब इन सभी को अलाउड डिसअलाउड, मैंने एक्सपेंसेस में कुछ खर्चे अलाउड है कुछ डिसअलाउड है, तो इन सभी खर्चे को माइनस प्लस करके जो फाइनली प्रॉफिट आता है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उसी प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जाता है, वही आपका कहलाता है इनकम फ्रॉम PGBP।
तो अब यहाँ पे कौन सा खर्चा डिसअलाउड है, तो बुक में लंबा सा लिस्ट है, आपको पूरे हम मेरा सजेशन है आप एक बार पूरे लिस्ट को ऊपर से बस खाली देख जाइए, क्योंकि कल एग्जाम है, देख याद रहेगा कि हाँ ये नहीं लेते हैं। तो कुछ का नाम जैसे हम यहाँ पर दिए हैं आपको, जो मेन आता है, जो सवाल में ज़्यादातर आता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी से कोई चंदा, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिए, डोनेशन दिया, वो डोनेशन आप अपने PL अकाउंट में दिखाए हुए हैं, तो वो डोनेशन का यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स उस डोनेशन को वापस से प्रॉफिट में क्या करेगी, जोड़ देगी और टैक्स लगा देगी आपके ऊपर। आउट ऑफ इंडिया कोई पेमेंट आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, और वो आप खर्चा मैंने कोई खर्चा है इंडिया से बाहर भेजा और आप दिखाए हैं PL में, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा जो प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉय के लिए, वो भी इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप में कोई भी खर्चा आप दिखा रहे हैं जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब है, कि इस सब का भी खर्चा डिडक्टेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कैश पेमेंट। कैश में अगर आप एक दिन में किसी को भी, आज के अभी की डेट में, चूँकि डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, UPI का ज़माना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं कैश में लोग कैश में ट्रांजेक्शन करके लोग कहीं ना कहीं पैसों का हेरा फेरी या प्रॉफिट का या टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या की इनकम टैक्स रूल है कि भाई आप एक दिन में किसी को 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप 10,000 से ज़्यादा, जैसे किसी को आप 11,000 पेमेंट किए, वो भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा, डिडक्शन उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। तो इसी क्या करें, आप 9,000 दीजिए, मतलब एक दिन में 10,000, ठीक है, मतलब इतना ही। ये अभी क्या है, पहले ये 20,000 था, अब ये कितना हो गया, अब ये 10,000 हो गया। और भाड़ा वगैरह के लिए ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 रुपया है, ठीक है, मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं तो एक दिन में 35,000 का पेमेंट कैश में कर सकते हैं, तो वो खर्चा डिडक्टेबल है। और उससे ज़्यादा है तो आप अकाउंट से कीजिए, अगर उससे ज़्यादा आप कर देते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया PGBP के बारे में। एक हो गया कौन, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में भी क्या आता है, कैपिटल गेन में क्या होता है, कैपिटल गेन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई कैपिटल एसेट को बेचते हैं, अब उसको बेच के जैसे 10 में कोई, जैसे मान 1 लाख में कोई सामान है, उसको 5 लाख में हम बेच दिए, तो बीच का जो 1 लाख का नहीं, 5 लाख बहुत ज़्यादा हो गया, 1 लाख के सामान को मान लिया 1.5 लाख के बेच दिए, तो 50,000 का जो प्रॉफिट आया, तो वो प्रॉफिट क्या हुआ, वो प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। अब इसमें भी दो बातें कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हम क्या लगाते हैं, इंडेक्सेशन लगाते हैं ना, लॉन्ग टर्म एसेट होता है तो उसका इंडेक्सेशन लगाते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट कौन हो गया, जो 18 महीने से ज़्यादा का होता है, ठीक है, यहाँ इनकम टैक्स 18 महीने ज़्यादा का हो गया, वो लॉन्ग टर्म, उस पर हम लोग इंडेक्सेशन लगाते हैं, उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट निकाल के तब उसको सेल में से घटाते हैं, तो जो फिगर आता है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। हाँ वही बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट से जो प्रॉफिट आया वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कराया। तो इसमें भी कुछ रूल ऐसा है, इसमें भी कुछ डिडक्शन वगैरह होता है, ठीक है, तो उसका अब चूंकि अब हम लोग ये रिव्यू वाला वीडियो, एनालिसिस वाला है, तो ये सॉरी सजेशन वाला है, जिस पर हम सारा डिटेल तो नहीं, कुछ का डिटेल बता दिया। अब ये कुछ अपने से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कुछ रूल वगैरह इसमें है, ठीक है, कुछ सेक्शन वगैरह है, जैसे 54, 54B, 54F, ये सब इसका VVI सेक्शन सब है, वो सब जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको एग्रीकल्चर लैंड वाला, हाँ वो 54B सब हो गया। फिर हाँ एक NHAI वाला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक वाला वो वाला हो गया। फिर बोनस शेयर वाला हो गया। ये सब टॉपिक इस चैप्टर का है, वो जरूर आप देख लीजिएगा एक बार, मतलब 1-2 बार उसको रिव्यू कर लीजिएगा। अब बात करते हैं थ्योरी की, ये सब तो था प्रैक्टिकल चलिए ठीक है, चूंकि टैक्स डरावना है अकॉर्डिंग टू यू। कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आया, हो सकता है क्वेश्चन आपसे नहीं बने या कुछ है, तो लोग थ्योरी पे भी मूव करते हैं। तो थ्योरी में देख लीजिए, थ्योरी में आपको कौन कौन टॉपिक देख लेना है, परक्विजिट्स यानी अधिलाभ, परक्विजिट के बारे में देख लीजिएगा, परक्विजिट क्या है, उसमें 2 तरह का परक्विजिट, टैक्सेबल परक्विजिट, नॉन टैक्सेबल, इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए, मैंने इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं राइट्स एंड पावर ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, है ना। ये CBDT का जो पावर है, क्या है पावर, CBDT का अधिकार क्या है, पावर क्या है, ये भी देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस, वो 182 दिन वाला है ना, मैंने कौन कितना इंडिया में कितना दिन रहता है, तो रेसिडेंशियल होता है कितना नहीं है। तो बेसिक 2 कंडीशन था, एक बेसिक 2 बेसिक था, 2 एडिशनल था। अगर 2 बेसिक हो जाता है RI NRI हो जाता है, 2 एडिशनल बेसिक भी कंप्लीट कर जाता है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया या फिर नॉट ऑर्डिनरी हो जाता है। तो वो वाला भी रूल, उसका फैक्ट्स याद कर लिया कितना होता है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो उसके में लिख देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है। कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब इसके बारे में भी देख लीजिएगा। फिर आता है एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड, PGBP। ये PGBP में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें से कौन से खर्चे अलाउड है, अभी जो बात कर रहे थे ना यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, तो कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन सा खर्चा नहीं अलाउड है, उसका लंबा सा लिस्ट है। उस पूरे लिस्ट को एक बार यहाँ से वहाँ क्या कीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, जिससे आपको मोटा मोटी याद हो जाएगा। और इन सब के मैंने सब अगर देख लेंगे ना, तो आपको इससे MCQ में भी मदद मिल जाएगा, है ना।
एमसीक्यू में भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इसी से एमसीक्यू बनता है, पूछ देगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया डिडक्शन इज डोनेशन इज डिडक्टेबल एक्सपेंस इन पीजी अंडर पीजी में, नहीं, ठीक है। उसी तरह अच्छा हम अदर सोर्स का चर्चा नहीं किया हम लोग। अच्छा हाँ, आइए देखिए अदर सोर्स भी एक टॉपिक है। अदर सोर्स में क्या होता है, जो इनकम बाकी चारों हेड में नहीं जाएगा तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा अदर सोर्स में, है ना। जैसे क्या, अब उसका भी लिस्ट है, देख लीजिएगा। कुछ है, जैसे क्या डिविडेंड आया कंपनी से, ये अदर सोर्स में जाएगा। लॉटरी, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्स, गैम्बलिंग, पजल्स, इन सब से जो पैसा आता है, ये सब पैसा भी क्या हुआ, ये क्रिप्टो वाला जो भी आ गया, ये सबसे आ गया, ये सब क्या हुआ, ये सब भी आ गया। अभी यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब से जो कोई पैसा अगर आ गया तो ये भी किस में चला जाएगा, ये भी आपका अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है, लॉटरी। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये भी अदर सोर्स का आइटम है। रॉयल्टी, आपको रॉयल्टी अगर रॉयल्टी से इनकम आ रहा है, ये भी अदर सोर्स का है। और इत्यादि बहुत सारे और भी खर्चे हैं, उसका लिस्ट दीजिए। मेन जो टॉपिक था वो सब बता दिए। ये सब पार्टनर को जो सैलरी वगैरह आता है वो भी याद है। हम लोग एमसीक्यू 2020 वाला एमसीक्यू में देखे थे कि पार्टनर को जो सैलरी वगैरह होता है वो सैलरी नहीं, वो किस में जाता है, अदर सोर्स में जाता है। मोटा मोटी जो किसी में ना जाए, ठीक है, जो इनकम बाकी हेड में ना जाए तो उसके लिए कौन सा हेड है, अदर सोर्सेस है, ठीक है। इसको रेसिडुअल हेड बोला जाता है। मतलब क्या, बचा खुचा सारा कचरा इसमें, कचरा नहीं मतलब इनकम, ठीक है, ये चीज़ पड़ा। तो आई होप हम आपको इस वीडियो में कोशिश की बताने का। देखिए अब देखिए, पहले ही बोल दिया कि जितना बता रहे हैं जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा, ये भी जरूरी नहीं कि नहीं आएगा, 50-50 चांसेस है। लेकिन हाँ, इतना मैंने बता देने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा। पूरे बुक में अभी आप सोच रहे हैं क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो मोटा मोटी आप एक टॉपिक हम आप एक अरेंज कर दें कि हाँ इतना टॉपिक आप मोटा मोटी देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं इसमें से 2-4 पर हाथ लग ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जितना बताएं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कल के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, वेरी 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 ऑल द बेस्ट, ठीक है। सोच लीजिए आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, ठीक है। आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें, बस डरना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा अच्छे से हम रिलैक्स होकर उसको फील कर, मतलब उसको देना, ठीक है। फिलहाल अभी आप आराम से उसके जितना बताया है उसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। फिर कल जैसे एग्जाम होगा फिर इसके बाद आपको हम इसका जो देखते हैं क्या पूछता है नहीं पूछता है, कितना बताया हुआ आता है नहीं आता है, कितना हेल्पफुल रहता है ये वीडियो, वो तो कल देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो कल जो क्वेश्चन पूछाएगा उस पर फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।